हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सूरज स्टडी IQ जीके पे। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री में अशोक के बारे में पढ़ेंगे कि अशोक का जन्म कब हुआ, अशोक ने कितनी राजाओं के साथ युद्ध किया, उनकी माँ का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, अशोक ने किस किस स्थान पर विजय प्राप्त की, उनके द्वारा कौन कौन से शिलालेख जो है बनाए गए हैं, उन शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से अभिलेख थे इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री में अशोक। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। ठीक है, चैनल का नाम है सूरज स्टडी IQ जीके। अब हम आते हैं पॉइंट टू पॉइंट जो इसमें दिया गया है उसके बारे में हम जानकारी देते हैं आपको। पहले में देखिए दिया गया है, पहला पॉइंट, अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। तो जो अशोक का जन्म है वो कहाँ हुआ था? 304 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। दूसरा जो पॉइंट है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। कितने भाइयों की हत्या कर दी थी? 99 भाइयों की हत्या करके जो है वह राजा बना। अब जो तीसरा पॉइंट है उसमें बताया गया है कि 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में अशोक का जो है राज्याभिषेक हुआ। आगे जानते हैं। राज्याभिषेक के 8 वर्ष के पश्चात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग को जीत लिया। ठीक है, पर कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का मन क्या हुआ? परिवर्तित हो गया, अर्थात अशोक का हृदय जो है वहाँ से बदल गया। फिर से देख लीजिएगा, जो चौथी पॉइंट थी आपका, राज्याभिषेक के 8 वर्ष के पश्चात, कितने वर्ष? तो 8 वर्ष के पश्चात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग को क्या कर लिया? जीत लिया। पर कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का जो हृदय था वह परिवर्तित हो गया। अब जानते हैं जो अगला पॉइंट है। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को उपगुप्त ने दी थी। तो जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी उसको अशोक को किसने दी थी? उपगुप्त ने दी थी। और जो जो अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपनाया वो जो है, जो नरसंहार हुआ युद्ध जीतने के लिए, उसको देखकर उसका जो मन था वो परिवर्तित हो गया और उसने उसको देखकर जो है बौद्ध धर्म अपना लिया। और जो उसकी शिक्षा थी उसको किसने दी थी? उपगुप्त ने दी थी। तो अगला पॉइंट हम देखेंगे, अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया। अर्थात कहने का मतलब है अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत था, व्यक्तिगत धर्म था, उसका व्यक्तिगत फैसला था कि वह जो है खुद जो है बौद्ध धर्म अपनाएगा, न कि उसके राज्य में रहने वाले लोग भी बौद्ध धर्म अपनाएं। और उसने जो उसको जो है राजकीय धर्म भी घोषित नहीं किया। अब जो अगला पॉइंट है उसमें बताया गया है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघामित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो देखते हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे, उसके बेटे का नाम क्या था? महेंद्र, और बेटी का नाम क्या था? संघामित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा था। अब जो अगला पॉइंट है, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था।
तो जो ये बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बिहार में, गया में। तो इसमें 4 गुफाओं का वहाँ पर क्या किया था? निर्माण करवाया था। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, उसको समझ लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट में आखिर क्या बताया गया है। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अशोक के 4 अभिलेखों की भाषा प्रकृति थी, जिसे 4 लिपियों में रखा गया था। चलिए देख लेते हैं। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया, और अशोक के 4 अभिलेखों की जो भाषा थी वह प्राकृतिक थी, जिसे 4 लिपियों में रखा गया था। अब हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं कि वो लिपि कौन कौन सी थी और वो अभिलेख कहाँ कहाँ मिले हैं। तो इसको हमने आपको समझने के लिए कॉलम में कर दिया है, आप इसको देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा ऊपर स्लाइड करते हैं। अब देखते हैं, पहली थी आपकी ब्रह्मलिपि। यह कहाँ मिली थी? तो यह अभिलेख भारत में मिले थे। यह अभिलेख कहाँ मिले? भारत में। जो ब्राह्मी लिपि थी वो कहाँ मिली? भारत में मिली। अब दूसरी थी खरोष्टी लिपि। यह कहाँ मिली? यह पाकिस्तान से मिले हैं। खरोष्टी लिपि जो थी वह पाकिस्तान से मिली। और तीसरी थी अरमाइक लिपि। यह कहाँ से मिली? यह अफ़गानिस्तान से प्राप्त हुई। अरमाइक लिपि कहाँ से प्राप्त हुई? तो अफ़गानिस्तान से। ग्रीक लिपि कहाँ से प्राप्त हुई आपकी? तो यह अफ़गानिस्तान की उत्तरी सीमा से मिली है। अफ़गानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिली है। ठीक है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें भी दिया गया है कि जो खरोष्टी लिपि है वह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। जो खरोष्टी लिपि थी आपकी वह कहाँ से लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अब देखते हैं हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने की पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस को मिली। तो पहली सफलता किसको मिली है? जेम्स प्रिंसेस को। कब मिली? 1837 ईस्वी में। अब जो अगला पॉइंट है, अशोक ने अपने उत्तर अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी अर्थात देवताओं की पसंद लिखा है। अपना नाम इसने क्या बताया? प्रियदर्शी। अब अगला जो पॉइंट उसमें देखते हैं, मध्य प्रदेश के गुर्जरा, कर्नाटक की मास्की नेदर तथा उदएक ओलन अभिलेखों में अशोक का नाम स्पष्ट नाम अशोक ही लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है आप थोड़ा सी गलती हुई है, उस गलती को मैं बता रहा हूँ कहाँ पे गलती हुई है। तो जो गलती हुई यहाँ पे जो अच्छा है यहाँ पे रहेगा तथा। तो मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक के मास्की निदर तथा अभिलेखों में अशोक का नाम स्पष्ट नाम अशोक ही लिखा हुआ मिला है। और देखते हैं जो अगला पॉइंट था उसमें लिखा गया था, राजस्थान के भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। अशोक ने खुद को जो है मगध का सम्राट बताया। अब देखते हैं अशोक की धम्म यात्रा। अशोक ने अपनी धम्म यात्रा का जो है वर्णन किया था, उसके बारे में जान लेते हैं। अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई उसे ही धम्म यात्रा कहते हैं। अशोक का धम्म स्वनियंत्रण पर आधारित था। अशोक ने कहा कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने और व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुक का आदर करे, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे, व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। तो कितना चीज़ बताई उसने अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई उसे ही धम्म यात्रा कहते हैं। अशोक का धम्म स्वनियंत्रण पर आधारित था। अशोक ने कहा कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षु को आदर करे, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे, व्यक्तियों को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। तो अशोक की जो धम्म यात्रा थी इसमें अशोक ने इतना वर्णन किया था। अब आगे देखते हैं इसमें जो शिलालेख प्राप्त हुए, कितने शिलालेख प्राप्त हुए? तो कुल शिलालेख 14 प्राप्त हुए थे और 14 का जो है इसमें मैं दर्शाया हूँ। तो आप क्रम वाइज करके देखते जाइएगा। 14 शिलालेख जो थे उसके बारे में पूरा बताया हूँ। प्रथम शिलालेख, इसमें क्या लिखा गया था? इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि की निंदा की गई। अहिंसा पर तो बल दिया गया है और
पशु बलि की भी निंदा कर दी गई है। जो द्वितीय अभिलेख था अशोक का, इसमें मनुष्य के साथ पशु चिकित्सा का भी वर्णन है। मनुष्य के साथ पशु चिकित्सा का भी वर्णन है। तृतीय अभिलेख इसमें अशोक ने 3 अधिकारी कौन कौन से राजुक, युक्तक तथा प्रदेशक का चर्चा किया गया है जो धर्म प्रचार के लिए थे। अब पढ़ेंगे चतुर्थ शिलालेख। ठीक है, जो चौथा शिलालेख था इसमें भैरी घोष के स्थान पर धर्म घोष की नीति की चर्चा है। इस चतुर्थ शिलालेख में इसमें भैरी घोष के स्थान पर धर्म घोष की नीति की चर्चा है। पांचवा शिलालेख क्या है, इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। छठवां शिलालेख, इसमें अशोक ने कहा कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकता है। जो छठवां शिलालेख था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। फिर से देख लीजिए छठवां शिलालेख, इसमें अशोक ने कहा कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकता है। और सातवां शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बताया गया था कि अशोक ने विभिन्न धर्मों के समन्वय की बात कही है। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। सबसे बड़ा शिलालेख कौन था? सातवां शिलालेख था। और इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के समन्वय की बात कही है। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। हम पढ़ेंगे आठवें शिलालेख के बारे में। इसमें अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा है जो इसकी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से ही प्रारंभ होती है। हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। राज्याभिषेक के 10 वर्ष, जब राज्याभिषेक 10 वर्ष हुए तो उसने अशोक ने कहाँ बिताए? गया में। और जब राज्याभिषेक के 20 वर्ष हुए तो उन्होंने कहाँ बताए? लुम्बिनी में। अब जानते हैं 9वां अभिलेख के बारे में। अभी तो शिलालेख पढ़ रहे थे, अब अभिलेख पढ़ेंगे। जो 9वां अभिलेख था इसमें बताया गया था कि इसमें सच्ची भेंट एवं शिष्टाचारों का वर्णन है। जो 9वां अभिलेख था इसमें सच्ची भेंट और शिष्टाचारों का वर्णन है। जो 10वां अभिलेख था, राजा व अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के लिए ही सोचते थे। और जो 11वां अभिलेख है उसमें धम्म की व्याख्या की गई थी। और जो 12वां अभिलेख है आपका, जो 12वां अभिलेख है इसमें स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा है। 13वां जो अभिलेख है इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। 13वें अभिलेख में किसकी चर्चा है? तो कलिंग के युद्ध की चर्चा है। 14वां जो अभिलेख था और ये लास्ट अभिलेख था अशोक का, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए क्या किया? प्रेरित किया। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख अध्यक्ष। ठीक है, शुल्काध्यक्ष व्यापार से प्राप्त कर, जो जैसे देश में होता है ना कि मंत्री, नेता, विधायक, सांसद सभी लोग कई पार्ट में विभक्त होते हैं, कई खंडों में होते हैं, तो ऐसे ही उनमें भी बटे थे। उस समय के लोगों को जो राजा के साथ रहते थे, जो मंत्री होते थे, वो लोग भी अलग अलग जगह पे बटे हुए थे। तो जो शुल्काध्यक्ष थे वो व्यापार से प्राप्त कर के लिए थे। जो पौताध्यक्ष थे वह माप तौल के मान को नियंत्रित करने वाले थे। जो माप तौल के मान को नियंत्रित कर, जो सूत्राध्यक्ष थे वह वस्त्र उद्योग मंत्री थे। जो सूत्राध्यक्ष थे उस समय वह वस्त्र उद्योग मंत्री के नाम से जाने जाते थे। जो सुनाध्यक्ष थे वह बूचड़खाने चर्म उद्योग का अध्यक्ष कहे जाते थे। जो लक्षणाध्यक्ष थे वह टकसाल का अध्यक्ष कहे जाते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो अश्वाध्यक्ष के जो थे वो घोड़े की देखभाल करने वाले थे। जो हस्ताध्यक्ष थे वो हाथियों की देखभाल करने वाले थे। जो अकाराध्यक्ष थे वो खान मंत्री थे। और जो सीता अध्यक्ष थे कृषि विभाग से संबंधित थे। तो इतने लोग जो है संबंधित थे किससे? अशोक से। अशोक में जो राज्य में जो काम करते थे लोग, वो लोग जो है जैसे मंत्री होते हैं, तो उसी प्रकार भी वो लोग भी वहाँ पे बटे हुए थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं आगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे।